नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज 11,051 कोरोना मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 86 मरीजों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में आज 4,538 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में 1,679 और भोपाल में 1,556 नए केस सामने आए हैं। जबलपुर में आज 946 और ग्वालियर में 861 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,08,913 है। और इधर सागर जिले के बीना में 1,000 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इससे कोरोना के खिलाफ प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें 25 मीट्रिक टन क्षमता के ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टेशन को स्थापित करने की मंजूरी भी दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एमपी अब ऑक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 1,000 बिस्तरों की क्षमता वाले इस सेंटर को 300 बिस्तरों के साथ 25 मई तक शुरू कर देंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन थी उसका टेस्ट हो गया और मेडिकली यूज के लिए वो परफेक्ट है, मरीजों के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये अस्पताल का हमारा फर्स्ट फेज 25 मई तक उपचार करना प्रारंभ कर देगा। केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद मध्य प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल में बैठक की गई है। इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल में बैठक की। इस दौरान प्रधान ने कहा कि मैग्नीज ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से प्रदेश के 5 जिलों में 350 बेड के कोविड केयर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों में सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय संस्था मध्य प्रदेश को 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराएगी। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मध्य प्रदेश को 50 वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये वेंटिलेटर अस्पतालों को मांग के अनुरूप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीना ओमान रिफाइनरी के सहयोग से बन रहे अस्थायी अस्पताल में 25 मई से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 200 बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 95 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े प्लांट के लिए आइनॉक्स, लिंडे और गेल से भी बातचीत चल रही है। और सत्ताधारी बीजेपी ने राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक तैयार कर लिया है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1,000 बेड क्षमता का कोविड सेंटर का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। बीजेपी और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से तैयार कराए गए इस सेंटर में 50 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। सेंटर में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के लिए साउंड सिस्टम लगाया गया है। सेंटर का नामकरण RSS के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर के नाम पर माधव सेवा केंद्र किया गया है। इस कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। 90,000 वर्ग फीट एरिया में फैले 300 से ज्यादा पंखे, 70 से ज्यादा कूलर, 150 से ज्यादा स्टाफ, 200 टॉयलेट और 2 LED हर बिस्तर पर, मोबाइल चार्जिंग और पानी गर्म करने की व्यवस्था के साथ मुफ्त भोजन और नाश्ता का इंतजाम रहेगा। कैसे भाई बहन घर में न रहकर कोविड केयर सेंटर में रहें, यहाँ सारी व्यवस्था उनके लिए है। उनके लिए भोजन का, चाय नाश्ते का इंतजाम, उनकी देखभाल प्रशासन की टीम के साथ मिलके करने का सारा काम यहाँ पर होगा। यहाँ अपने इस कोविड केयर सेंटर में माधव सेवा केंद्र में आकर के स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्रकार से जो ऐसे जो लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं उनको यहाँ पर सुविधा देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिले की यूनिट ने एक प्रयास किया है।
और देश में महामारी के हालात को देखते हुए अगले 4 से 5 महीनों में तीसरी लहर आने के कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इससे निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रदेश सरकार अभी से तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर रही है। सरकार का पूरा ध्यान संसाधन जुटाने पर है। प्रभुराम चौधरी से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश हाहाकार में है और तीसरी लहर की आशंका ने जो है कहीं ना कहीं लोगों को चिंतित कर रखा है और कई राज्यों ने तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश की क्या कुछ तैयारी है तीसरी लहर को लेकर, हमारे साथ प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद है। सर, दूसरी लहर का कहर हमने देखा 1 महीने से लगातार प्रदेश के अंदर अस्पताल, ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की ये तमाम तस्वीरें सबके से नहीं छुपी थी, पर लेकिन ऐसे में तीसरी लहर की आशंका एक बार फिर से, क्या तैयारी, क्या कुछ आशंका, आपको क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है? सरकार ने तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए आप देख रहे हैं कि लगभग 100 संयंत्र ऑक्सीजन के प्रदेश के अंदर अस्पतालों में लगाने के आदेश दिए गए हैं और 8 जिलों में तो ऑक्सीजन जो प्लांट हैं वो बनकर भी तैयार हो गए हैं। कई जगहों पर अभी हमारे इस वीक में, सेकंड वीक में, मई के सेकंड वीक में बनकर तैयार हो जाएंगे। कुछ जिलों में थर्ड वीक ऑफ मई में बनकर तैयार हो जाएंगे, कुछ जून में तैयार हो जाएंगे। और जो प्राइवेट अस्पताल भी अगर जो ऑक्सीजन के संयंत्र अगर लगाएंगे तो उनको भी सब्सिडी दी गई है जिससे कि वो भी लगाएं। सर, एक बात कही जा रही है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी और खासकर अगर बात किया जो पहली लहर बुजुर्गों को, दूसरी लहर हमने देखा कि युवाओं को, और तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी चिंतादायक जो तस्वीर है, जो आशंका डॉक्टर्स, वैज्ञानिक जो जता रहे हैं। अब इसके लिए विषय विशेषज्ञों से हम लोग बातचीत करेंगे, जो भी वैज्ञानिक हैं उसमें और क्या किया जा सकता है उसके आधार पर फिर हम लोग अपनी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। निश्चित तौर पर लेकर देश और दुनिया के लोग सतर्क है, मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है और प्रभुराम चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो भी विशेषज्ञ होंगे उनसे राय शुमारी करेगी और तीसरी लहर के बचाव को लेकर सरकार जो है अभी से तैयारी में जुटी है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। खबर इंदौर से, जहां कांग्रेस नेता सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल के साथ निगम आयुक्त से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मांग की है कि दुकानों को रोजाना 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान जलकर और संपत्ति कर को माफ करने की मांग भी की है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो सभी बीजेपी नेताओं की चापलूसी कर रहे हैं, जबकि उन्हें जनता के हित में काम करना चाहिए। वहीं निगम आयुक्त का कहना है कि कांग्रेस की कई मांगे भोपाल स्तर की हैं, जिसका फैसला आला अधिकारी करेंगे। 2 महीने संपत्ति कर का कटौती करना चाहिए, स्वच्छता कर में कटौती करना चाहिए, ताकि एक रिलैक्सेशन शहर के नागरिक को महसूस हो कि कोरोना के एक संक्रमण काल में जब आय के साधन सब प्रतिबंधित हो चुके, ऐसे समय नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से ये सुविधा शहर के नागरिक को मिलना चाहिए। तो बाकी चीज़ों को सस्पेंड किया जाए, तो उस संबंध में निर्देश जो भी है, जो ये ज्ञापन है, जो कि माननीय ये भोपाल स्तर के ज्ञापन है, इनको मैं भोपाल स्तर प्रेषित कर दूँ। और मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों को तत्काल अस्पताल में बेड मिल सके, इसके लिए सरकार ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। वो नंबर आपको बता रहे हैं 9407299563। नंबर एक बार फिर से आप सुन लें, 9407299563। ये नंबर जारी किया गया है। इस नंबर को मोबाइल की फोन लिस्ट में सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करने में केवल आपको हाय HI लिखकर सेंड करना होता है। इसके बाद इसमें सभी जिलों के नाम के साथ एक कोड लिस्ट आएगी। कोड लिस्ट टाइप करके मैसेज करने पर सार्थक ऐप खुल जाता है। इस पर जिले के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध बेड की स्थिति के बारे में आपको जानकारी रहती है, लेकिन शासन द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था में एक खामी है। सरकारी अस्पतालों की जानकारी तो उसके जरिए मिल रही है, लेकिन निजी अस्पतालों की जानकारी अपडेट नहीं होती है। हालांकि कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने जानकारी अपडेट की है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि काफी निजी अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने अपडेट नहीं किया है।
और मध्य प्रदेश में अब कमजोर वर्ग और प्रवासी मजदूर परिवार को 5 महीने का राशन निशुल्क दिया जाएगा और इस राशन वितरण में पात्रता पर्ची की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान हो रही किसी भी तरह की परेशानी को अफसरों को तत्काल दूर करना होगा। राशन देने में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार अफसरों पर गाज भी गिरेगी। इस मामले को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कमजोर और प्रवासी मजदूरों के परिवार को निशुल्क राशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण अधिकतर लोगों का रोजगार बंद है। ऐसे हालात में कोई भी नागरिक खाद्यान्न की कमी के कारण भूखा ना रहे, इसलिए सहकारी समितियां प्राथमिकता के आधार पर ईमानदारी से खाद्यान्न वितरण करें। वहीं बुजुर्गों के लिए घर तक निशुल्क राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और इधर जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 5 कोरोना मरीजों की मौत के 16 दिन बाद भी प्रशासन की जांच पूरी नहीं हो पाई है। इस दौरान जब प्रशासन ने गैलेक्सी अस्पताल से 25 लाख रुपए दान में लिए तो प्रशासन की मंशा पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके उठाया। उन्होंने पूछा कि 24 घंटों की जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हो पाई और जांच के दायरे में मौजूद अस्पताल से 25 लाख दान में क्यों लिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तीखे तेवर के बाद कांग्रेस विधायक भी सामने आए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने जिला प्रशासन पर मौतों का सौदा करने का गंभीर आरोप लगाया। लखन घनघोरिया ने कलेक्टर से पूछा कि आरोपी अस्पताल से 25 लाख रुपए दान में लेने का औचित्य क्या है और आरोप लगाया कि प्रशासन ने आधे पैसे दान में जबकि आधे पैसे व्यक्तिगत रूप से लिए हैं। वहीं जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अपनी सफाई दी है। कलेक्टर ने कहा है कि मृतकों के परिजनों के जबलपुर से बाहर चले जाने की वजह से जांच पूरी नहीं हो पाई और अब जल्द ही उन्हें बुलवाकर उनके बयान लिए जाएंगे जिससे जांच पूरी हो जाएगी। इधर गैलेक्सी अस्पताल से 25 लाख रुपए का दान लेने पर कलेक्टर ने कहा कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में कोई भी कितनी भी राशि दान में दे सकता है। 5 मौतें हुई हैं गैलेक्सी में और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। उसमें दोषी कौन है? जब ये जांच चल रही थी तो वैसे किसी भी व्यक्ति से किसी भी संस्था से सहयोग लेना हमारी नज़र में तो अपराध है और यदि 25 लाख का रेड क्रॉस के नाम पे सहयोग लिया गया इसका मतलब ये है कि 25 से और 25 का किसी ने लिया होगा। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने इसका समस्त लोग जो हैं ये ओपन है। रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में एक ओपन संस्था है और इसमें कोई भी लोग जो है वो दान दे सकता है। कई लोगों ने दान दिया है, एक ही व्यक्ति नहीं कई लोगों ने दान दिया है और हमें तो इसकी जानकारी बाद में ही पता चली कि उन्होंने दान दिया है। पर ये चीज़ और वो चीज़ दोनों बिल्कुल अलग है। और मध्य प्रदेश में अब कोरोना काल में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा मान लिया है। सरकार ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है जिसके तहत अब उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल कर लिया गया है जिसका अब सभी लोगों को लाभ मिल सकेगा। बिजली विभाग के कर्मचारी इस महामारी में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे थे लेकिन अभी तक उन्हें यह दर्जा नहीं मिला था। लेकिन रविवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसकी घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारियों को भी कोरोना योद्धा मान लिया गया है। कोविड उनको हमने उसका कोरोना योद्धा मान करके उनके आदेश जारी हो गए हैं और वो अच्छे से जो काम कर रहे हैं और करें। पूरा शासन उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ। जबलपुर उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने शहर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू न होने पर विरोध जताया। वैक्सीनेशन सेंटर्स में उमड़ रही भीड़ और वहां संक्रमण के खतरे का हवाला देते हुए विनय सक्सेना ने जिला प्रशासन को ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू करने की सलाह दी थी। इसमें विधायक ने मांग की थी कि शहर में बड़े मैदानों या हॉल्स में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू की जाए ताकि लोग अपनी गाड़ियों से आए और भीड़ में फंसने की बजाय अपनी गाड़ी में ही खुद को टीका लगवा लें। उन्होंने जिला प्रशासन पर विपक्ष की मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। वहीं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि विधायक की सलाह अच्छी है लेकिन इसमें भी लोग इंतजार करेंगे। फिर भी कलेक्टर ने यह सुविधा शुरू करने पर विचार करने की बात कही है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन में कार से आने वाले व्यक्ति अपना खाने की सामग्री रख के रखेगा, पानी की बोतल रखेगा, सबका वैक्सीन कराएगा और आधे घंटे वेट करके चला जाएगा।
जिससे ना सिर्फ संक्रमण रुकेगा बल्कि व्यक्ति को कोई ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, पानी है, बुजुर्ग अगर लोग हैं तो अपनी कार में बैठ के इंतजार कर लें। अच्छा सुझाव है। इसमें थोड़े से इश्यूज इस सेंस में है कि उनको आधा घंटा रुकना पड़ता है बाद में, और वो एक चैलेंज रहेगा कि उनको आगे आधा घंटा रोका कैसे जाए। पर ये एक अच्छा सुझाव है। हम लोगों ने हमारे अधिकारियों को इस संबंध में काम करने और लोकेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। भोपाल में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब कर्फ्यू 17 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसके लिए भोपाल कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। आपको बता दें कि राजधानी में अब भी रोजाना संक्रमण के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 17 मई के बाद क्या होगा, इसका फैसला तब के हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। कोरोना के तहत रियायतें भी दी गई हैं। कर्फ्यू में किराना दुकानों से होम डिलीवरी की इजाजत होगी। दूध, सब्जी और फलों की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम जैसे गैस एजेंसी, अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। मेडिकल स्टाफ, फैक्ट्री मजदूर आ जा सकेंगे। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग घरों से निकल सकेंगे। परीक्षा केंद्र आने जाने वाले स्टूडेंट्स को भी छूट रहेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट रहेगी। और इंदौर में संक्रमितों की संख्या में अब लगातार गिरावट नजर आ रही है। इंदौर में शनिवार रात को 9,864 कोरोना टेस्ट किए गए। इनमें से 1,679 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि नेगेटिव मरीजों की संख्या 8,071 है। जिले में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 86.21% है, जबकि डेथ रेट 0.94% है। वहीं गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और बीजेपी नेताओं का पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों में हो चुका है। प्रशासन की तत्परता से जितनी उन्होंने मेहनत किया, जिस लगन से उन्होंने काम किया, तो शहर में अब संक्रमण कहीं ना कहीं इसका प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसलिए हमने मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान के माध्यम से पूरे इंदौर जिले में हर गांव में वहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर अवेयरनेस भी बढ़े। भोपाल में कोरोना संक्रमण से अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। नए संक्रमित मिलने की संख्या भी दिनों दिन घट रही है। वहीं अगर शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहां दूसरे शहरों की तुलना में व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। शहर में संक्रमितों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम है। इलाज के कारण आलम यह है कि राजधानी में दूसरे राज्यों के भी मरीज अपना इलाज करवाने यहां पहुंच रहे हैं। शहर के निजी और सरकारी दोनों ही कोविड सेंटर्स में लगातार बाहर से आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अब यहां बिस्तरों की उपलब्धता ठीक ठाक है। शहर में खास तौर पर उन राज्यों या शहरों से संक्रमित इलाज के लिए आ रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण का असर ज्यादा है। भाई गाली नहीं। गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़े जाने के मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में गुजरात पुलिस जबलपुर के एक दवा कारोबारी सपन जैन को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके मुताबिक जबलपुर में गुजरात से करीब 400 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची थी। इस जानकारी के आधार पर जबलपुर पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। इससे पहले जबलपुर पुलिस ने दवा कारोबारी की 2 दुकानों को सील कर दिया, जबकि इस मामले की जांच में और भी खुलासा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में शहर के 2 नामी अस्पतालों के नाम सामने आए, जिन्हें दवा कारोबारी सपन जैन ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की थी। बताया जा रहा है कि सपन जैन का संपर्क गुजरात की नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक से था। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि वो पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, सभी तथ्यों का वेरिफिकेशन हो रहा है। कल आपने जैसे देखा कि पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर के दुकानें भी सर्चिंग हुई है, सील करी है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ हुई है, उनके बयान लिए गए, उसी चीज़ का वेरिफिकेशन चल रहा है और जैसे ही कुछ इसमें चीज़ें क्लियर होंगी तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। और इंदौर शहर में लगातार इंजेक्शन और दवाओं की कालाबाजारी हो रही है और पुलिस सक्रिय तौर पर कार्रवाई भी कर रही है। अब तक 17 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं इससे और सख्ती से निपटने के लिए इंदौर आईजी ने एसआईटी गठित की है, जो एडिशनल एसपी के नेतृत्व में काम करेगी। इसके तहत सोशल मीडिया पर भी पुलिस सक्रिय है और ग्राहक बनकर जीवन रक्षक दवाओं और इंजेक्शन के कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लड़ाई को कमजोर करने वाले व्यक्ति, इस परिस्थिति का फायदा उठाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस लगातार सक्रिय है। अभी तक इस पूरे मामले में 17 ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है जो इन दवाइयों की कालाबाजारी से जुड़े थे।
इसके अलावा लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग प्रकरण कायम किए गए हैं जिसमें इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसी गई। एक मां की ममता कभी कम नहीं होती। खंडवा की एक तस्वीर ऐसी है जो इस एहसास को बयां करती है, जहां अपने कोरोना पॉजिटिव बेटे के लिए पिछले 9 दिन से एक मां कोविड सेंटर के बाहर ही बैठी रही और उसकी सलामती की दुआ कर रही है। बेटे का नाम गुलाब चंद है, जो कि 50 साल का है और कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था। उसे इलाज के लिए कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां वो कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऐसे में एक मां आखिर कैसे चैन से बैठ सकती है? होने की कामना के लिए प्रार्थना कर रही है। कोविड सेंटर के बाहर टेंट लगाकर वो हर पल अपडेट ले रही है। एक समाज सेवी ने अपने मोबाइल से एक वीडियो कॉलिंग करके उसके बेटे को दिखाया। वाकई में एक माँ की तरह आप यहीं रहते हैं, मतलब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतना प्रेम सिर्फ माँ ही कर सकती है। मेरा बेटा 50 साल का है, उसको अच्छा डॉक्टर लोग भी अच्छा इलाज कर रहे हैं और मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं यहीं पे रहूँगी और अच्छा करके ले जाऊँगी। बहुत खुशी हुई उनके बच्चे से आज बात कर और उनके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा कि उनकी माता उनका इतना ध्यान रख रही है कि पिछले 9 दिनों से यहीं पर रहेंगी और रात दिन यहीं पर रहेंगी। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर देती हैं। खबर सिंगरौली से, जहां दिल झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। एक पिता अपनी बेटी के शव को खाट पर लेकर 35 किलोमीटर पैदल चल रहा है। गड़ई गांव में तिरुपति नाम के शख्स की 16 साल की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसकी सूचना आने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसे किसी तरह की मदद नहीं मिली। उसे अपने बेटे के पोस्टमार्टम के लिए 35 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। उसे ना तो एम्बुलेंस मिली और न ही किसी तरह की कोई मदद। जैसे लेके लहास चले हैं खाटी से कंधे में रख के, यहाँ करीब हम लोग 4 बजे हॉस्पिटल। अब बताओ, अब कंधे से इतना दूर है, अब हम लाख में कैसे ले जाएंगे इस लहास को? तो इसी के साथ में हम लोग बीमार पड़ गए। भोपाल के ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज जो होम क्वारंटाइन में हैं, उनकी सेहत में तेजी से सुधार करने के लिए स्मार्ट सिटी में बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम में अब योगा भी करवाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी ऑफिस में इसके लिए खास व्यवस्था की गई, जिसके तहत योगा विशेषज्ञ रोजाना वीडियो कॉलिंग के जरिए मरीजों को योगा करवा रहे हैं, जिसका निरीक्षण आज कलेक्टर अविनाश लवालिया ने भोपाल में किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।